हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम इस चैप्टर के फिजिक्स के चैप्टर के 2 के लास्ट में आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर की। ठीक है, तो ये क्या होता है तो इसे ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और ये अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो ये आपकी समझ में आ जाएगा और आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और परीक्षा में आएगा तो आप बिल्कुल कर पाएंगे इसे। तो देखिए, बहुत ही इजी वे में आज इसे डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देना और अगर एक बार मैं समझ में ना आए तो दोबारा आप वीडियो देख लेना और इसके इसको ध्यान से समझ लेना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह से आपकी जो है मदद हम करते रहेंगे। ठीक है, तो आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वन डे ग्राफ स्टूडेंट्स, वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है? दिस इज ए मशीन दिस इज ए मशीन दैट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶, यानी कि मिलियन। 10⁶ का मतलब मिलियन वोल्ट्स। एक ऐसी मशीन है जिससे हाई वोल्टेज यानी कि लगभग 10 लाख वोल्ट, 1 मिलियन वोल्ट्स, 1 मिलियन वोल्ट्स से भी ज़्यादा, कई मिलियन वोल्ट्स तक वोल्टेज जनरेट किया जा सकता है, बिल्डअप किया जा सकता है। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो देखिए, ये समझ में आ गया कि ये एक ऐसी मशीन है जिस पर जिसके द्वारा हाई वोल्टेज यानी कि लाखों में, मिलियंस में वोल्ट्स तक जनरेट किया जा सकता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है? तो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम फॉलोइंग पॉइंट्स पर ध्यान देना है। देखिए क्या है। द प्रिंसिपल कैन बी अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसके ये पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट। द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एट इट्स आउटर सरफेस। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज जो है वो उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द एजेस एंड शार्प पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर इज मैक्सिमम। तो देखिए किसी भी कंडक्टर की जो एजेस होती हैं, कोर या जो नुकीले पॉइंट होते हैं, शार्प पॉइंट्स, उन पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होती है तो ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एट दीज पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सरफेस चार्ज एंड डेंसिटी सिग्मा है, तो ये ज़्यादा होता है। तो और इससे क्या होता है फिर, एयर आयोनाइज्ड हो जाता है, एयर उसके आसपास की जो हवा है वो आयोनाइज्ड हो जाती है और वो चार्ज जो है वो हवा में चला जाता है, इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिफ्यूजन हो जाता है, यानी कि डिफ्यूज हो जाता, हवा में जाने लगता है वो स्टार्स, और इसी को कहते हैं क्रीप डिफ्यूजन। ठीक है, क्रीप डिफ्यूजन इसको कहते हैं। तो देखिए आगे, तो इसको क्रीप डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट है ऑन कनेक्टिंग टू कंसेंट्रिक कंडक्टर्स। कंसेंट्रिक मीन्स जिनके सेंटर एक ही हो, स्फेरिकल, एक कंडक्ट बाई ए कंडक्टिंग वायर। अगर दो कंसेंट्रिक कंडक्टर्स को कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ दें तो चार्ज फ्लो ऑलवेज फ्रॉम स्मॉल स्फीयर, चार्ज फ्लो टू लार्ज स्फीयर। तो चार्ज का जो फ्लो होगा वो छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर की तरफ होगा। तो ये है आपका। तो अब देखिए, मान लीजिए क्या है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर स्फेरिकल शेल हैं। ये एक ये है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, बड़े वाले की है रेडियस आर, कैपिटल आर। इसके इससे समझते हैं इसको। तो जहाँ आर इज ग्रेटर देन आर है, ठीक है, तो बड़े वाले स्फीयर पर तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है उसकी क्वांटिटी है प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू, और छोटे वाले पर है स्मॉल कैपिटल क्यू। दोनों ही पॉजिटिव हैं और इनको एक वायर के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या निकालेंगे इससे।
अब निकालेंगे हम ये, ठीक है। अब पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ लार्ज स्फीयर, यानी कि इसके ये जो है आपका छोटा वाला चार्ज, ये बड़ा वाला, इसके एक तो इस पे पोटेंशियल निकालेंगे और फिर इस पे निकालेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, यानी कि वन अपॉन 4πε0 के, के की वैल्यू है 1/4πε0। इसे मैं लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, या इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब इस पे देखेंगे हम, उसी फार्मूले से निकालेंगे। तो बड़े स्फीयर पर चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, छोटे स्फीयर के ड्यू टू भी होगा तो बड़े स्फीयर के ड्यू टू भी होगा। तो पहले तो के क्यू अपॉन आर, क्योंकि छोटे वाले चार्ज को इसके इस चार्ज के ड्यू टू, ठीक है। यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर, तो ये होगा के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर। अब इस चार्ज के भी, बट इसी रेडियस पर निकाल रहे हैं, तो दोनों में आर जो है कैपिटल ही लेना है, ठीक है, कैपिटल लेना है। तो के अपॉन आर कॉमन होगा, क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके। और अब देखिए पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्मॉल स्फीयर पे कितना निकालेंगे। अब स्मॉल स्फीयर पे छोटे चार्ज के ड्यू टू तो आएगा के क्यू अपॉन आर, क्योंकि छोटा तो यहीं तक है। बड़े चार्ज के ड्यू टू आएगा दोनों पे प्लस के क्यू अपॉन आर, इसकी डिस्टेंस यहाँ है तो इसमें यहाँ लेंगे। तो अब इसमें से के कॉमन लेंगे, क्यू अपॉन आर और क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज स्फीयर्स, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो चूंकि आर की वैल्यू कम है, आर छोटा है, स्मॉल आर, तो जब आर छोटा है तो इसकी वी स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा होगी माइनस वी आर से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसमें से ये घटाइए, के क्यू अपॉन आर प्लस क्यू अपॉन आर माइनस के अपॉन आर, पहला वाला घटा दीजिए, क्यू के प्लस क्यू। अब इन दोनों में से क्या है, के कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्यू अपॉन आर प्लस क्यू अपॉन आर, इसमें 1 अपॉन आर की मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन आर। ये दोनों तो सेम है, कट गए। तो अब यहाँ ये आर है, तो अब इसमें से क्यू और कॉमन ले लो, तो देखिए ये बचेगा के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो क्यू अपॉन ये आ गया के क्यू अपॉन आर, के क्यू बाहर है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। अब आप चूंकि आर जो है वो छोटा है, आर बड़ा है इससे, तो ये वाला जब बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो क्या है, 1 अपॉन आर जो है, 1 अपॉन आर जो है क्या होगा, वो बड़ा होगा किससे, इससे, 1 अपॉन कैपिटल आर से। तो चूंकि ये माइनस माइनस है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो इसकी वैल्यू वी आर माइनस वी आर की वैल्यू के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर पॉजिटिव आएगी, समझे, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। अब ये छोटा है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव है, जब इनका डिफरेंस पॉजिटिव है भाई, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा, इसमें से नेगेटिव घटाएंगे तो पॉजिटिव बचेगा, तो इसका मतलब वी आर ग्रेटर देन वी आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यानी कि छोटे वाले गोले पर जो है वो चार्ज, वो पोटेंशियल कितना है, बड़ा है, ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल पर है छोटा वाला स्फीयर। तो इसमें इसका मतलब क्या है, दिस इट मीन्स स्मॉल स्फीयर इज एट हाई पोटेंशियल, सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्मॉल स्फीयर टू लार्ज स्फीयर। तो चार्ज जो फ्लो करेगा वो स्मॉल स्फीयर से लार्ज स्फीयर की तरफ वो फ्लो करेगा, छोटे गोले से बड़े गोले की ओर। सो द पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर इज इंक्रीज, जिससे आउटर स्फीयर का जो बड़े वाले गोले का जो वो है पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा अंटिल वी रीच द ब्रेक डाउन फील्ड ऑफ एयर। जब तक, कब तक इंक्रीज होगा, जब तक एयर ब्रेक डाउन
फील्ड ऑफ एयर की, इसकी रेंज में ना पहुंच जाए, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसका डिफ्यूजन होने लगेगा। तो डिफ्यूजन होने लगेगा फिर हवा में जाने लगेगा फिर। तो यहाँ तक पहुँचने में ब्रेक डाउन फील्ड ऑफ एयर, यहाँ तक पहुँचने में ये जब तक बढ़ेगा, जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि ये लाखों में पहुँच जाएगा, 10⁻, मिलियन में। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वन डे ग्राफ। यही वन डे ग्राफ का प्रिंसिपल है, क्योंकि हमें आउटर वाले स्फीयर पर जो चार्ज है वो इकट्ठा करना है, और वो इसी तरह से इकट्ठा होगा। तो समझ में, देखिए इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं आगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए एक ये हॉलो स्फीयर होता है, एक हॉलो स्फीयर उसका मेटल का, जिसका डायमीटर लगभग 5 मीटर होता है। 5 मीटर का मतलब बहुत बड़ा। और ये एक टिका होता है इस पे, एक कॉलम पे, जिसकी हाइट, ग्राउंड से हाइट लगभग 15 मीटर के आसपास है, इस कॉलम पर टिका होता है, ठीक है ये। और इसके बीच में 2 पुली होती हैं, एक ये पुली होती है, एक ये पुली होती है। और इन दोनों पुलीज पर, ये जो P1 और P2 कहते हैं, इन पर बेल्ट होती है, पट्टा जिसे कहते हैं, रबड़ की बेल्ट हो या रेशम की बेल्ट हो, यानी कि ये इंसुलेटिंग बेल्ट होती है। और इस पुली को, तो ये पुली जो है बेल्ट की सहायता से दोनों घूमती हैं इसकी हेल्प से। और इस पुली पर एक मोटर बाहर लगा दी जाती है, उस मोटर को इलेक्ट्रिक उससे चलाया जाता है। तो ये पुली जो है, इसको, इस सिस्टम को, इन दोनों पुली घूमती हैं। अब इस पे एक क्या होता है, एक कॉम्ब लगा होता है, इसको कॉम्ब कहते हैं, C1 स्प्रेयर कॉम्ब कहते हैं। और इस कॉम्ब को हम क्या करते हैं, इसको एक हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं, लगभग 10⁵ वोल्ट जिसकी वो EMF है, उससे हम जोड़ देते हैं, लगभग 1 लाख वोल्ट की क्षमता वाले सोर्स से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये A कॉलम है, B कॉलम है। और एक दूसरा कॉलम जो होता है, वो दूसरा कॉम्ब जो होता है, उसे एक्सेप्टर कॉम्ब कहते हैं, जो इस स्फीयर से जुड़ा होता है, ठीक है, इस स्फीयर से जुड़ा हुआ होता है। और देखिए ये इस पर क्या है, इस जो चार्ज जो इकट्ठा होगा वो इस पर इकट्ठा होगा, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज वर्टिकल प्लेन में घूमते हैं दोनों पुली। तो अब देखिए इसका वर्किंग मेथड देख लीजिए क्या है। तो ये समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन में लिखना कुछ नहीं है, बस इसका डायग्राम बनाना, इसे नॉमिनेट कर देना है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिख देने, ठीक है। तो बस इसे बनाने में थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, तो इसको लिख देना है, ठीक है। तो बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो 5 मिनट में ही बन सकता है, कई बार बिना देखे बनाएंगे तो बन जाएगा ये। तो इसका पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो अब देखिए इसका वर्किंग मेथड कैसे काम करता है। तो ड्यू टू हाई वोल्टेज सरफेस चार्ज डेंसिटी एट शार्प एजेस ऑफ C1 इज मैक्सिमम। हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, ये हाई वोल्टेज की वजह से C1 कॉम्ब जोड़ा गया है, तो इसके जो देखिए नुकीले पॉइंट हैं और कोर हैं, तो इन पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इन पर ज़्यादा होगी। फिर देयर इज ए चार्ज डिफ्यूजन, तो यहाँ से चार्ज डिफ्यूजन होगा, बाहर निकलेगा, यानी कि स्प्रे की तरह कह सकते हैं कि स्प्रे हो, जैसे स्प्रे वो उससे स्प्रे होता है ना, नोजल से स्प्रे निकलता है, ऐसे चार्ज के स्प्रे टाइप का निकलेगा, चार्ज डिफ्यूज होगा जब। और जब वो ये बेल्ट नीचे से ऊपर को चल रही है, तो वो उस बेल्ट पर आ जाएगा, द चार्ज कम्स ऑन बेल्ट, ठीक है। एंड इट रीचेज टू C2। अब इसके सहारे जब ये बेल्ट ऊपर को चले तो यहाँ पहुँच जाएगा C1 पर, ठीक है। अब ये चार्ज जो है ड्यू टू इंडक्शन, ये इसके जो एजेस हैं, क्या है, एजेस हैं, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, और यहाँ पीछे आ जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज इसके साइड में। तो अब ये चार्ज यहाँ से इसके थ्रू एक्सेप्टर कॉम्ब के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो ए डिफ्यूजन की वजह से और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा,
तो नेगेटिव चार्ज का वो क्रीट डिफ्यूज़न होगा, क्रीट डिफ्यूज़न की वजह से वो एयर में चला जाएगा, अपने आसपास की उसको क्या कर देगा, ये यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो ऊपर को जाए बेल्ट जाएगी वो 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 न्यूट्रल जाएगी, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये न्यूट्रल आएगी और फिर यहाँ आके फिर चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे ही इस पर चार्ज जो है यही प्रोसेस, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड होलो स्फीयर गेट मैक्सिमम चार्ज अप टू 10⁶ वोल्ट्स। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक क्या है, लगातार चलती रहेगी, जब तक इसका लाखों में चार्ज नहीं पहुंच जाता है, मिलियंस में चार्ज नहीं पहुंच जाता है। तो इस तरह से इस पर चार्ज बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए तो हाँ, मैं इस तरह से इस पर चार्ज जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मान लीजिए, देखिए क्या है, मान लीजिए इस पर इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, इस स्फीयर की रेडियस क्या है, आर है, देन इट्स कैपेसिटेंस क्या होगी, जो कि स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, 4πε0 आर या ए। तो V इजिकल टू पोटेंशियल क्या होगा, Q/C। तो C की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, Q/4πε0 आर। तो क्लियरली पोटेंशियल इज ऑल्सो हाई। ठीक है, जब देखिए जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी चार्ज की तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हाई हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसके सराउंडिंग्स में वो भी हाई हो जाएगी। देयरफॉर तब क्या होगा, और देयरफॉर ब्रेक डाउन लिमिट्स ऑफ एयर, इसकी वजह से ब्रेक डाउन वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस ये ब्रेक डाउन लिमिट तक पहुँच जाएगा, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर तक पहुँच जाएगा। और तब क्या होगा, तब स्टार्ट्स होगा आयनाइजेशन ऑफ एयर। इसके जब ऊपर जाएगा तो आयनाइजेशन ऑफ एयर इसके आसपास की जो एयर है वो आयनाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आयनाइज स्टार्ट होनी हो जाएगी तो हवा में जाने लगेगा चार्ज, जो इस पर इकट्ठा होगा चार्ज। तो यानी कि डिके ऑफ चार्ज। तो अब इस चार्ज को चूंकि हमें रोकना है इस पर, तो रोकने के लिए हम क्या करेंगे, रोकने के लिए डिक्रीज डिके ऑफ चार्ज, कम करने के लिए चार्ज का जो नुकसान हो रहा है उसे रोकने के लिए इस पूरे एपरेटस को हम एक स्टील के चैम्बर में रखते हैं, स्टील के चैम्बर में। ठीक है, ताकि इसके आसपास एयर ना आए, इन विच जिसमें क्या भरी होती है, हाई प्रेशर पर क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, लगभग 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोबारा देख लेना, वैसे कमेंट कर देना, वैसे दोबारा समझा देंगे। वैसे तो वीडियो 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके यूजेज हैं, यूजेज क्या हैं, इसका यूज क्या है, ये हमने इसका प्रिंसिपल भी देख लिया और कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, वर्किंग मेथड भी देख लिया। तो कहाँ यूज होता है, तो इट इज़ यूज टू एक्सीलेट चार्ज पार्टिकल्स। इसका उपयोग चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलेशन प्रदान करने के लिए, एक्सीलेशन देने के लिए किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, टू गेट टू हाई एनर्जी, जिससे उन्हें हाई काइनेटिक एनर्जी मिलती है और अपने टारगेट पर क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं हाईली एनर्जी के साथ। नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंट, जो फिजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे डिफ्यूजन ट्यूब में वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उनमें इसका इस 1D ग्राफ का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, अल्फा पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिए वीडियो को, थोड़ा लंबा है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, और मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर करें, कमेंट करें, और लाइक भी करें। तो थैंक यू।